शी इज़ अ काउच पटेटो। अब मान लीजिए मैं एक इंग्लिश नेटिव स्पीकर हूँ और मैं हिंदी सीख रही हूँ। अब मुझे किसी ने कहा कि आपको इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है हिंदी में, तो मैं इसकी ट्रांसलेशन कैसे करूँगी? वह सोफ़े का आलू है। तो ऐसी ही कुछ गलतियाँ हम जैसे हिंदी बोलने वाले लोग भी करते हैं जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या आपने कभी ज़्यादा बेहतर को मोर बेटर बोला है? या फिर अलग अलग को इंग्लिश में आपने डिफरेंट डिफरेंट कहा हो? या फिर आपने कभी किसी से शुभ नाम पूछा हो और कहा हो व्हाट इज़ योर गुड नेम? वेल टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू दीज एवरीडे इंग्लिश मिस्टेक्स एंड शोइंग यू हाउ टू करेक्ट देम। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। एंड नाउ लेट्स जंप इनटू इट। उसके पास अलग अलग किताबें हैं। ही हैज़ डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। जब हम डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं? हम हिंदी में जब अलग अलग बोला उसको हम लिटरली ट्रांसलेट कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि अलग अलग बोला तो हमने डिफरेंट डिफरेंट बोल दिया, जबकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम कोई भी वर्ड्स ऐसे रिपीट नहीं करते। हिंदी में जब हम अलग अलग बोलते हैं हम उस बात पर जोर देने के लिए करते हैं, लेकिन इंग्लिश में द वर्ड डिफरेंट इट सेल्फ कन्वेज द आइडिया ऑफ वेराइटी। जो वर्ड डिफरेंट है हमें उसी से ही समझ आ जाता है कि ये अलग अलग है। तो जो दूसरा डिफरेंट है इट्स टोटली रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है इट्स टोटली अननेसेसरी, अनावश्यक है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आपने दो डिफरेंट की जगह एक ही डिफरेंट यूज़ करना होता है, चाहे आप हिंदी में अलग अलग बोल रहे हैं। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टाइप्स और काइंड्स, तब आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? वेरियस। तो इसी सेंटेंस को हम करेक्टली कैसे बोलेंगे? ही हैज़ वेरियस बुक्स। या फिर उसने अलग अलग जूते खरीदे। शी बॉट डिफरेंट डिफरेंट शूज़। इनकरेक्ट। शी बॉट डिफरेंट शूज़। तो दो बार डिफरेंट नहीं बोलना, एक बार ही बोलना है। इसी तरह से आपने कभी ना कभी या तो बोला होगा या सुना होगा सेम टू सेम। जब भी हमने हिंदी में कहना होता है बिल्कुल ही सेम, तब हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं जोर देके? सेम टू सेम। और ये फ्रेज इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हर ड्रेस इज सेम टू सेम एज माइन। इसकी जगह पे हम करेक्टली इसको कैसे बोलते हैं? हर ड्रेस इज एग्जैक्टली द सेम एज माइन। तो अब से आपने सेम टू सेम नहीं बोलना, इसको कैसे बोलना है? एग्जैक्टली द सेम। और अगर आप किसी को जानते हो जो सेम टू सेम कहते हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर करना। वह अगले साल कॉलेज से पास आउट होगी। शी विल पास आउट फ्रॉम कॉलेज नेक्स्ट ईयर। पास आउट का मतलब होता है टू लूज कॉन्शियसनेस, फेंट होना, बेहोश हो जाना। तो हमने जो बोला शी विल पास आउट फ्रॉम द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, तो इसका सही मतलब क्या निकलता है? कि वो अगले साल कॉलेज में बेहोश होगी। पास आउट का मतलब आप याद रखना, पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना। तो इसको करेक्टली कैसे बोलेंगे? शी विल ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। तो पास आउट की जगह हमने क्या यूज करना है? ग्रेजुएट। वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर है। ही इज आउट ऑफ स्टेशन फॉर अ फ्यू डेज। इंडियन इंग्लिश में आउट ऑफ स्टेशन कहना इट्स वेरी कॉमन और ये बिल्कुल गलत नहीं है। अब जैसे कि मैं कनाडा में रहती हूँ और अगर मैं किसी नेटिव स्पीकर के साथ बात करते हुए उसको कहूँ आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, ही विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो अगर हम स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करें तो आउट ऑफ स्टेशन की जगह हमें क्या बोलना चाहिए? आउट ऑफ टाउन। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही इज आउट ऑफ टाउन फॉर अ फ्यू डेज। Using out of station is non-standard and unclear. If you are out of town and you want to catch up on your English lessons, subscribe now and stay updated with our latest videos. मैं कल एक परीक्षा देने जा रही हूँ। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में? आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम टुमारो। गिव एन एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा लेना, एग्जाम देना या एग्जाम लेना, क्लासेस देनी या क्लासेस लेनी। इंग्लिश में ये उल्टा होता है। तो अगर हिंदी में हम कहते हैं एग्जाम देना तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक एन एग्जाम। टू गिव एन एग्जाम मीन्स कि आप एक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, आप परीक्षा ले रहे हो। सो टीचर्स गिव एन एग्जाम एंड स्टूडेंट्स टेक एन एग्जाम। तो याद रखना है। सो ये गिव एंड टेक हिंदी से उल्टा है। आपका शुभ नाम क्या है? वॉट इज़ योर गुड नेम? क्या आपने भी कभी ऐसे बोला है या सुना है? ऐसे हम क्यों करते हैं? हम शुभ नाम को गुड नेम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको लिटरली ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगेन हम क्या कर रहे हैं? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं।
In standard English, you just ask for someone's name without additional qualifier good. तो हम गुड नहीं लगाते. सो एडिंग गुड इज अननेसेसरी हेयर. लेकिन हम गुड नेम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम किसी से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो हम हिंदी में बोलते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है. तो हम इक्वली रिस्पेक्ट से इंग्लिश में भी पूछना चाहते हैं, तो हम बोल देते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम. तो अगर हमने इक्वली रिस्पेक्ट से इंग्लिश में किसी से नाम पूछना है, तो हम कैसे पूछ सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम. तो अब से गुड नेम नहीं, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम. मेरी नई कार पुरानी कार से बेहतर है. माई न्यू कार इज़ मोर बेटर दैन माई ओल्ड वन. इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि जो बेटर वर्ड है वो गुड, बेटर, बेस्ट, ये इटसेल्फ क्या है? एक कंपैरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव गुड की. हम मोर वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने ER, EST लगाकर एडजेक्टिव्स नहीं बनाने होते, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो मोर और बेटर को कभी भी इकट्ठे नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है. बेटर इट सेल्फ इज अ कंपैरेटिव फॉर्म. तो बेटर का मतलब ही यही है कि ये बेहतर है, तो आपको उसके आगे मोर लगाने की जरूरत नहीं होती. एंड इफ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश बेटर, डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो. कृपया मेरी ईमेल का जवाब दें. प्लीज रिवर्ट बैक टू माई ईमेल. ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. पहली बात, रिवर्ट का मतलब होता है रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट, अपनी पहले वाली स्टेट पे चले जाना. सो आई वुड सजेस्ट यू कि बजाय रिवर्ट यूज करने के आप कौन सा वर्ड यूज कीजिए? रिस्पॉन्ड. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रिवर्ट बिल्कुल ही गलत है. अगर आपने रिवर्ट वर्ड ही यूज करना है तो उसके साथ बैक नहीं लगेगा, क्योंकि रिवर्ट का आप यहाँ पे क्या मतलब ले रहे हो? रिप्लाई. तो यहाँ पर जो बैक वर्ड है इट्स रिडंडेंट. अगेन क्या है? ये अनावश्यक है, अननेसेसरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है. तो इसको करेक्टली कैसे बोलेंगे? प्लीज़ रिवर्ट टू माई ईमेल या प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू माई ईमेल. अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, रिवर्ट का मतलब होता है रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द अपडेट कॉज्ड प्रॉब्लम्स वी डिसाइडेड टू रिवर्ट टू द ओल्ड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. कि मान लीजिए मैंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया है और उसको अपडेट करने के बाद उसके नए वर्जन में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो व्हाट आई डिसाइडेड हियर कि मैं अपने सॉफ्टवेयर के पुराने वर्जन को ही यूज़ करूँगी. तो यहाँ पर रिवर्ट का मतलब क्या है? रिटर्न टू द प्रीवियस स्टेट. अब आपने ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आपने रिवर्ट बैक नहीं बोलना है. इसी तरह से जब आप वर्ड यूज़ करते हो रिटर्न, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस. उसके साथ भी बैक नहीं यूज़ किया जाता. मैं आज काम करूँगी. आई विल डू वर्क टुडे. तो इस सेंटेंस में भी डू वर्क, ये जो फ्रेज है, इट इज़ नॉट नीडेड. यूजिंग द वर्ड जस्ट वर्क इज़ मोर नेचुरल इन इंग्लिश. तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई विल वर्क टुडे. इसी तरह से शी इज़ डूइंग वर्क ऑन हर प्रोजेक्ट. तो सही से कैसे बोलेंगे? शी इज़ वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट. तो डू वर्क नहीं, जस्ट वर्क. हर एक एम्प्लॉय को मीटिंग अटेंड करनी ज़रूरी है. ईच एंड एवरी एम्प्लॉय मस्ट अटेंड द मीटिंग. यहाँ पर हमने यूज़ किया ईच एंड एवरी. इन स्टैंडर्ड इंग्लिश यू शुड नॉट यूज़ ईच एंड एवरी टुगेदर. ईदर ऑफ दैम इज सफिशिएंट टू कन्वे द मीनिंग. तो या तो आप ईच यूज़ कर सकते हैं या फिर एवरी यूज़ कर सकते हैं. अब ईच एंड एवरी, इन दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट होता है. ईच हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम पूरे ग्रुप पर फोकस नहीं कर रहे, हम ग्रुप के ईच मेंबर जो है ना, हर एक मेंबर है, उस पर फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअली. जैसे कि ईच स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ अ डिफरेंट नोटबुक. तो यहाँ पर हमने ईच इसलिए यूज़ किया क्योंकि क्लास के हर एक स्टूडेंट के पास अपनी अलग से नोटबुक है, यूनिक नोटबुक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ईच पर्सन इंडिविजुअली हियर. इसी तरह से एवरी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम इंडिविजुअल मेंबर्स पर फोकस ना करके पूरे ग्रुप पर फोकस करते हैं. जैसे कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स. तो यहाँ पर क्या है कि पूरी क्लास की बात हो रही है, किसी एक एक स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रूल्स नहीं है. यहाँ पर पहले केस में क्या था? नोटबुक सबकी अलग अलग थी. लेकिन यहाँ पे क्या है? हम पूरे ग्रुप की, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स को सबमिट कराना है. तो यहाँ पर हम every यूज़ करेंगे because we are talking about the whole group. So instead of using each and every, what we should use either each or every. तो इसी तरह से ये जो हमारा बिगिनिंग सेंटेंस था, each and every employee must attend the meeting, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? each या every. हम यहाँ पर every यूज़ करेंगे because we are talking about the whole group here.
तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? Every employee must attend the meeting. So remember, using correct phrases will make your English sound more natural and fluent. If you found this video helpful, don't forget to hit subscribe, like and share with your friends. Keep learning and keep improving. Thanks for watching English Classes with Shafali and keep watching for more English learning tips. See you in my next video.